हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 पढ़ने, जिसमें हम जो पूरा यूनिट का जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे इसमें। ठीक है। और देखो, आपको पता ही है कि मैं नोट्स कैसे देता हूँ। अब मेरा नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। एक ऐसे पूरा प्रॉपर नोट्स रहेगा और लास्ट में एक सिंगल पेज का नोट्स मिलेगा। देखो, एक सिंगल पेज पे, सॉरी ये रहा, एक सिंगल पेज पे जो आपके पूरी यूनिट का नोट्स है ना, वो एक पूरे इस सिंगल पेज पे आ जाएगा समराइज वे में, कि लास्ट में आप रिवीजन कर पाओ, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जहाँ पे भी आप चाहो। ठीक है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे एटलीस्ट आज मुझे 25 सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, कि मेरे 100 हो जाए। ठीक है। और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले यार वीडियो अपलोड करने का। अच्छा नहीं लगा ना, मान लो तो टेलीग्राम से आप लोग नोट्स के लिए जाते हो, वहाँ पे आप ज्वाइन करके हो। यहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन ही तो प्रेस करना है, एक बार कर दो। ठीक है। तो चलो हम देखते हैं आज यूनिट में हमारा टॉपिक क्या है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये सारे सब कुछ। और देखो, एसटीएल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स और उसके मॉडल्स जो हैं, ये सारे मॉडल इसमें हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने। ठीक है। एसपीएम में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, लेकिन मैं फिर से दोबारा इसको पढ़ाऊंगा। जिन्होंने ना पढ़ाओ एक बार पढ़ लिया। और देखो, इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखो क्या होता है सॉफ्टवेयर, पहले समझो सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डाटा एंड स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो है एक मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डाटा और स्पेसिफिक टास्क के लिए, जो हम सॉफ्टवेयर को कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसको बना सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से, मतलब यूज से। ठीक है। फिर कहते हैं इंजीनियरिंग क्या है। इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड पर्टिकुलर नॉलेज टू इन्वेंट, डिज़ाइन एंड बिल्ड, मेंटेनेंस। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, वो इंजीनियरिंग क्या है, इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड पर्टिकुलर नॉलेज। ठीक है। और टू इन्वेंट, डिज़ाइन एंड बिल्ड एंड मेंटेन, मतलब क्या करना है, किसी चीज़ को बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हम इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं। तो सिंपल सा है। ठीक है। समझते हैं हम रिक्वायरमेंट। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। जब हमारे पास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होगा तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम कुछ तो चाहिए, कुछ टेक्निक हो, कुछ प्रिंसिपल हो। तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। फॉर मोर स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी में तो हमें सॉफ्टवेयर को अपने लार्ज स्केल पे इनहेंस करना हो, उसके लिए। फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेज करने के लिए। फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हमारा सॉफ्टवेयर का क्वालिटी हो और अच्छा हो, उसको मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव डिज़ाइन क्वालिटी, जो हमारा डिज़ाइन का क्वालिटी होगा। ठीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए। कोड रीयूजेबिलिटी, जो हमारा एक बार हम कोड लिखते हैं तो उसको हम बार बार रीयूज कर सके। ठीक है। फिर आता हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट एंड मिनिमाइजिंग रिस्क एंड एरर। इसमें क्या होता है, हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें। ठीक है। कॉस्ट को मैनेज करें और रिस्क को मिनिमाइज, एरर को मिनिमाइज, मतलब एरर और रिस्क को कम करें। ठीक है। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रोवाइड सॉफ्टवेयर विद इन बजट एंड टाइम, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है विद टाइम और बजट में हम जो बना पाए। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इन्वेंशन किया। ठीक है। कि हमने इस चीज़ों के लिए हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाया, समझे। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या है, मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक बेसिक समझे, एक सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास, तो उसके क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला होगा प्रोग्राम, कि उसको लिखने का मतलब कोड का जो कलेक्शन है वो सब। ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर क्या, डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मान लो यूजर मैनुअल एंड बुक गाइड होता है। ठीक है। ये सारा जो होगा उसका पार्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन का। फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब सॉफ्टवेयर सेटअप करना है, मतलब यूजर मैनुअल में दी गई बातों में ऑपरेशन मैनुअल को लिखा मतलब जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा। ठीक है। तो ये 3 चीज़, पहले प्रोग्राम होगा, फिर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, फिर ऑपरेशनल प्रोसीजर। ये 3 जो है कंपोनेंट्स एक सॉफ्टवेयर के। देखो, ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है, कि अगर मान लो पूछता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो तुमको क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइन करो। पहले तो लिखना कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर इंजीनियरिंग क्या होता है, फिर दोनों का कंबाइंड डिफिनेशन। फिर लिखोगे रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है। फिर लिखोगे ऑब्जेक्टिव, इतना हो गया। फिर लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, और एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे करेक्टनेस, फंक्शनेबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी। देखो, करेक्टनेस मतलब क्या होगा, हाउ करेक्ट और एरर फ्री, मतलब जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना करेक्ट है और एरर फ्री है, समझे। इस सॉफ्टवेयर में एरर ना हो, सीधा सीधा समझो। फिर आता है फंक्शनेबिलिटी, हमारा सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर सकता है, मतलब लाइक्स क्या क्या वो टास्क जो है हमारा सॉफ्टवेयर जिसके लिए बनाए हैं, क्या वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, उस फंक्शनबिलिटी उसकी अच्छी है कि नहीं। ठीक है। यूजेबिलिटी, यूज़र कितना इजीली उसको इंटरेक्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर से, मतलब यूजेबिलिटी मतलब क्या होगा, सॉफ्टवेयर और यूज़र, मान लो मैं यूज़र हूँ किसी सॉफ्टवेयर का, कितनी आसानी से उस सॉफ्टवेयर से मतलब कनेक्ट कर पा रहा हूँ खुद को। ठीक है।
इफिशियंसी, सॉफ्टवेयर कितना इफेक्टिवली सीपीयू का यूज़ कर पा रहा है। इफिशियंटी मतलब हो गया कि मतलब जो हमारा सीपीयू है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। पता चला कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर जा रहा है और सीपीयू में पूरा जो है स्टोरेज खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी, ये इंडिकेट करता है कि सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई और अपडेट किया जा सकता है, समझे, कि किसी टाइम के बाद से। मेंटेनेबिलिटी क्या कहता है कि इजिली, ये इजिली है, ठीक है, EASILY होगा, ठीक है, तो आप लोग सही कर लेना, इजिली होगा, इजिली मॉडिफाई और अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। और आता है पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर को वेरियस प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, मतलब इफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब मान लो सॉफ्टवेयर तुम्हारा जो है, मान लो लेनोवो का लैपटॉप है उस पर चल गया, तो वो सेम सॉफ्टवेयर जो है डेल के लैपटॉप पे भी चलना चाहिए, ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी कहता है। फिर इंटीग्रिटी, सॉफ्टवेयर कितना सेफ है और नो ऑथराइज एक्सेस, मतलब तुमने कहीं मान लो लॉगिन कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारा बंदा क्या हो रहा है ना, तुम्हारा डाटा कोई अदर बंदा देख ले, तो वो सेफ नहीं है, उसमें इंटीग्रिटी नहीं है सॉफ्टवेयर में। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर को सेफ होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है उसे एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब हो गया डाटा को सिक्योर रखना। जो भी हमारा डाटा है सॉफ्टवेयर पे, जो भी हम डाटा देते हैं, कि मान लो मैंने इमेज अपलोड कर दिया, ठीक है, अब मान लो फेसबुक पे कल को इमेज अपलोड कर दिया, परसों कोई और बंदा उठा के क्या करे, उस पर उल्टा सीधा टैग में कुछ लिख दे, चाहे कुछ और इमेज अपलोड कर दे मेरी आईडी पे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा सॉरी, करेक्टनेस क्या होता है, एरर फ्री, ठीक है, एरर फ्री सॉफ्टवेयर हो, एक सेकंड, एरर फ्री सॉफ्टवेयर हो। फंक्शनेबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब क्या क्या काम कर सकता है। यूजेबिलिटी, इजिली इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है वो इफिशियंसी, मतलब इफिशियंसी यूज ऑफ सीपीयू का इफिशियंटली वे में यूज कर पाए। मेंटेनेबिलिटी मतलब क्या करता है, इजिली मॉडिफाई एंड अपडेट हो पाए, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, वेरियस प्लेटफॉर्म पर चल पाए, ठीक है, वेरियस प्लेटफॉर्म। इंटीग्रिटी मतलब नो ऑथराइज एक्सेस ये ना हो, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब डाटा सिक्योर रखना, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। करेक्टनेस मतलब मान के चलो कि इसमें से 5 तो आपको याद करनी ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बहुत आसान है इसको, अब मतलब समझो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पहली यूनिट में अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो, फिर तो उस हिसाब से कोई मतलब ही नहीं हुआ कि आप आगे क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। भाई आगे और भी थोड़ी सी टफ चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी यूनिट 1 है जो सबसे, सॉरी, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, मतलब इस यूनिट से, पहले यूनिट से, ठीक है। फिर आता है हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, देखो ये डेट याद रहे चाहे ना याद रहे, समझो सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा मीनिंग समझो। मान लो पहले क्या होगा, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ, मतलब क्या हुआ कि किसी को सॉफ्टवेयर बनाना होगा, ठीक है। मान लो ये तुम हो और तुमको सॉफ्टवेयर बनाना था, तुम क्या गए, अभी मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि सॉफ्टवेयर को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो तुम गए सॉफ्टवेयर बनवाने, फिर क्या हुआ, जब तुम सॉफ्टवेयर बनवाने गए, पता चला कि भाई जो सामने वाला बंदा है उसने कहा कि भाई मैं आपको 10 दिन में सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, तुम 10 दिन बाद जा रहे हो, बोल रहे हो कि मेरा सॉफ्टवेयर बना, उसने सीधा सीधा कह रहा है कि नहीं भाई कुछ एरर आ गया, कोड में कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, अभी मुझे 5 दिन का और टाइम लगेगा। 5 दिन बाद जा रहे हो, कह रहे हैं कि भाई बजट कम पड़ गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है, जो सॉफ्टवेयर था वो उसका मतलब मेन प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इन सबको हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो समझो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या था, 1960 से 1970 के बीच में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कई प्रॉब्लम आए, जैसे सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहा गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर टाइम पर डिलीवर ना होना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होना, सॉफ्टवेयर में एरर और मेंटेनेंस मुश्किल से होना, ठीक है। ये सारी जो थी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, तो देखो हमारा अगला टॉपिक है, एक सेकंड में इसे इरेज कर दिया, मैं पढ़ा चुका लेकिन ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसको मैं एक सेकंड इरेज कर लेता हूँ मुझे। तो देखो हमारा जो अगला टॉपिक है, मतलब समझो ऐसा हार्ट है, मतलब दिल है इस यूनिट का, जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, सॉरी, मतलब बेसिक समझ जाओ, अगर ये पढ़ लिए तो इससे तुम्हारा 14 नंबर आना फिक्स है। मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, इससे 14 नंबर कहीं नहीं रखा, ठीक है। पूरे यूनिट मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें 14 नंबर का मिल जाएगा, दो दो क्वेश्चन तो मिलने ही है। ये बस एक चीज़ पढ़ने से, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। पहले समझो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है क्या। तो देखो हमारा टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस कहता है सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर डेवलपिंग, देखो डेवलपिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। क्या है कि हम किसी सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय करते हैं और कैसे उसको मेंटेन करेंगे, ये हमारा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, जो फिजिबिलिटी है ना इसको एक पे कर देना, मतलब सॉरी इसको शिफ्ट कर देना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के साथ इसको शिफ्ट कर देना, मतलब ये ऊपर चला जाएगा वो वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो हमारे पास ये जो है 7 पॉइंट होते हैं। पहले तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स हैं। तो समझो कि हम अब मैं
एक चीज़ बता देखो, मान लो एक क्लाइंट है, ठीक है, और एक डेवलपर है। तो अगर मान लो क्लाइंट क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे तू डेवलपर है, तू मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दे, तो डेवलपर सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बोलेगा कि सर एक काम करो, आपका जो जो रिक्वायरमेंट है मुझे सारे रिक्वायरमेंट बताओ, और मैं मतलब वो क्या करेगा, जितनी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होंगी वो सारी रिक्वायरमेंट क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। देखो रिक्वायरमेंट के दिन क्या करते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना, मतलब जो भी क्लाइंट और यूजर है उसका जो रिक्वायरमेंट है हम उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला अगला चीज क्या आएगा, अगला टॉपिक मतलब अगला पार्ट, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या कहता है कि हमने तो रिक्वायरमेंट इकट्ठा कर ली, अब हम देखेंगे कि जो क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दिया है क्या वैसा सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल भी है कि नहीं, ठीक है, क्या हम ऐसा सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। अब मान लो किसी क्लाइंट ने कहा कि भाई देखो मेरा उसने तुमको बहुत सारा बताया कि हाँ एक एस्ट्रोलॉजी ऐप बनाना ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब उसमें साथ में कह दिया कि भाई तुम एक काम करना, ऐसा बना देना कि वो एक हफ्ते का जो तुम्हारा फ्यूचर वो प्रिडिक्ट कर दे, और वो 100% एक्यूरेसी हो, मतलब 90% भी एक्यूरेसी हो। ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसा है ही नहीं, तो फिजिबली नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो हम वही सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो फिजिबली पॉसिबल हो, ठीक है। दूसरा आगे फिर देखो, पहले रिक्वायरमेंट क्लियर किया, फिर फिजिबिलिटी देख लिया, हाँ बन जाएगा सॉफ्टवेयर, फिर हम डिजाइनिंग करेंगे। अब जो डेवलपर होगा क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा सॉफ्टवेयर को, ठीक है। फिजिबिलिटी के बाद से हम जो भी रिक्वायरमेंट दिए थे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे कि हमारा ये लॉगिन पेज हो गया, ये जो हमारा दूसरा पेज हो गया, ये जो हमारा यहाँ पे तुम्हारा भविष्य देखने वाला पेज, जैसे कुछ बोल दो, मान लो कैलकुलेटर के लिए है तो लॉगिन पेज हो गया, फिर यहाँ पर डाटा मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, यहाँ पर डाटा स्टोरेज के लिए होगा, ठीक है। तो हमने ये सारे डिज़ाइन कर दिए। फिर आएगा अगला पेज कोडिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना। अब जो हमने जो ये बनाया ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक स्ट्रक्चर डायग्राम, इसको हम क्या करेंगे ना, कोड लैंग्वेज, मतलब मान लो पहला पेज था लॉगिन पेज, तो हम इसको क्या करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है, एक एक पेज को। तो ये डेवलपर द्वारा होगा कोडिंग, ठीक है, डेवलपर ने कोड कर दिया। फिर आएगा टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग में क्या होगा, जो भी बग होंगे, एरर होंगे और वायरसेस होंगे, अनवांटेड मतलब कुछ भी अकर हो जा रहा है, अनवांटेड सब्सटेंस अकर हो जा रहा है प्रोग्राम में, उस सारी चीज़ों को फिक्स किया जाएगा, ठीक है। बग और एरर इसमें से मतलब जितना पॉसिबिलिटी हो उसको रिमूव कर देंगे टेस्टिंग करके, ठीक है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो फुल्ली तरीके से मतलब एकदम बन चुका है, हम उसे हम क्या करेंगे, अपलोड करना, डिप्लॉय कर देना। कि हम क्या करेंगे, नहीं तो जो हमें क्लाइंट दिया था उसको दे देंगे कि लीजिए सर आपका सॉफ्टवेयर मतलब ये है, बन चुका है। अगर उसने कह दिया कि नहीं एक काम करो तुम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे इसको डिप्लॉय कर दो, चाहे किसी वो साइट पे डाल दो, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अगला प्रोसेस करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होगा उसको इम्प्लीमेंट करना आगे पे, ठीक है। फिर आगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब क्या क्या है कि हमने तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया था, उसमें क्या करना, टाइम टू टाइम उसको अपडेट देना, उसमें जो बग्स हैं एरर है उसको फिक्स करना, ठीक है। ये मेंटेनेंस का पार्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारे जो 7 पार्ट थे एकदम अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। और देखो कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, इंस्टेंट रिप्लाई दे रहा हूँ, आपको पता ही है कोई इशू नहीं आने वाला है। तो देखो अब हमारा अगला टॉपिक है, और ये एकदम इम्पोर्टेंट है जो मैं पहले से बोलते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर दूँ, ओके सॉरी, हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे बोलते हैं हम SDLC। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का स्मॉल फॉर्म है SDLC, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी करेक्टनेस को मेंटेन करने के लिए SDLC फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर का क्वालिटी और करेक्टनेस होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम फॉलो करते हैं। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे मान लो एक हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अब वो हाई क्वालिटी का होगा कि लो क्वालिटी का होगा, कि बहुत घटिया है कि कैसा है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का क्या लाइफ साइकिल होता है, वो किस स्टेज से होकर गुजरता है, ये हम बताते हैं। जो मैंने सॉफ्टवेयर प्रोसेस पढ़ा है वही सेम चीज़ें हैं, आप देखो सारा सेम टॉपिक है, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे, ठीक है, क्योंकि बार बार तुम भी सुनो और मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुमको याद होना चाहिए। पहला हमारा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। पहले हम क्या क्या क्लाइंट टीम के साथ मिलकर रिक्वायरमेंट को डिटेल में समझना और डॉक्यूमेंट करना। देखो क्लाइंट है और टीम है, ठीक है। ये एक क्लाइंट है और एक है टीम जो डेवलप करेगा सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ये दोनों साथ में मिलकर एक मीटिंग की, ठीक है। क्लाइंट ने कहा कि सर हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मान लीजिए आपको क्या करना है, ERP सॉफ्टवेयर बनाना है किसी कॉलेज के लिए, स्टूडेंट के लिए एक ERP मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो आपने कहा कि हाँ चलिए सर ठीक है, आप अपने डिटेल्स बताइए क्या क्या चाहिए। उसने बोला कि उसमें लाइब्रेरी के अलग से पेज रहेगा, उसमें टीचर के लिए एक अलग सेक्शन होगा, स्टूडेंट के लिए अलग सेक्शन होगा। तो उसने जितने जितनी भी रिक्वायरमेंट बताया तुमने उसको डॉक्यूमेंट मतलब PDF कहीं भी लिख के एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेव कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करिए, फिजिबिलिटी स्टडी की है, सॉफ्टवेयर बनाना फिजिबल है या नहीं ये देखना, अगर फिजिबल है तो आगे बढ़ना। मतलब समझो कि हम क्या करेंगे ना, सॉफ्टवेयर बनाना फिजिबल है कि नहीं, मतलब समझो क्या जो हमें ERP सिस्टम बनाना है क्या वो फिजिबली पॉसिबल है कि हम, हाँ
क्या वो फिजिबली पॉसिबल है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो बन पाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर बनाना हमारे लिए पॉसिबल होगा टीम के लिए। तो टीम देखेगी अपने हिसाब से कहेगी कि हाँ मैं फिजिबल है, हमें बना सकते हैं। तो क्या करेगी, अब आगे बढ़ेगी, क्या करेगी वो आगे अगले स्टेप में डिजाइनिंग। डिजाइनिंग क्या करेगी, सिस्टम को सिस्टम को डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना और प्रिपेयर करना, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट डिफाइन करने में हेल्प करता है। मतलब समझो हम क्या करते हैं ना, जब हमारा जो फिजिबिलिटी स्टडी होगा, जो भी रिक्वायरमेंट लिया उसके बेसिस पर ना हम डिज़ाइन बनाएंगे कि आपका एक एक पेज ये है, एक पेज ये है, अगला पेज ये है, ऐसे करके 4-5 पेजेस बना लेंगे। उसमें क्या क्या फीचर होंगे एक रफ डायग्राम स्केच बना लेंगे, ठीक है, कि ये आर्किटेक्चर है सिस्टम का और यहाँ सॉफ्टवेयर का, ठीक है। फिर आता है कोडिंग। कोडिंग में क्या करते हैं बेसिकली, हम इसमें देखते हैं कि क्या जो हमने डिज़ाइन बनाया है मतलब सॉरी, कोडिंग में हम क्या करते हैं, जो डिज़ाइन बनाया है ना उसके हर एक पेज को क्या करते हैं कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। डिज़ाइन फेज को कंप्लीट प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में मॉड्यूल में डिवाइड करके कोडिंग करना। मतलब हम क्या करेंगे, जो ये मतलब ये बनाया था ना अलग अलग पेज, पहला पेज दूसरा पेज, मान लो पहले पेज पे तुम्हारा अबाउट सेक्शन है प्लस लॉगिन पेज है, तो उसको क्या करेंगे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे कि तुम्हारा लॉगिन सिस्टम अलग हो जाएगा, अबाउट पेज अलग होगा और सबको कोड करेंगे, ठीक है। फिर आता है टेस्टिंग। हमने तो कोड कर लिया, अब उसमें टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग क्या करेंगे कि भाई जो हमने कोड किया है उसमें कोई एरर या बग नहीं ना है, ठीक है, अगर है तो उसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन। देखो क्या करेंगे, टेस्टिंग फेज कंप्लीट होने के बाद सिस्टम को डिप्लॉय करना यूजर के लिए, यूजर के लिए मतलब अच्छे से, मतलब यूजर को दे देना या जो भी बोलो, ठीक है। ये काट दो, ये मिस्टेक से कुछ भी इसमें सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है ना, यूज समझो डिप्लॉयमेंट फेज में हम क्या करेंगे कि टेस्टिंग फेज कंप्लीट को हम यूजर को दे देंगे या डिप्लॉय कर देंगे यूजर के उसके मुताबिक कि उसकी जैसी इच्छा कहेगी, भाई मुझे सॉफ्टवेयर दे तो मैं देख लूंगा आगे। उसमें बोलेगा नहीं तुम डिप्लॉय करके दो तो तुम ही डिप्लॉय करोगे, ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है, कस्टमर यूज करता है सॉफ्टवेयर, वो तुम बताएगा कि सर यहाँ पे बग है, इसको अपडेट करना है। टाइम टू टाइम तुम देखो सिस्टम को अपडेट भी देते रहोगे ताकि वो इनहेंस होता रहे, जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा बनता रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम। अब देखो हमारा अगला टॉपिक क्या है, एक सेकंड, हाँ अब ये सही है। अब हमारा अगला टॉपिक है कन्वेंशनल वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कन्वेंशनल प्रोसेस मतलब कन्वेंशनल प्रोसेस वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस। देखो ये क्या कहता है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टेक्निक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक मतलब देखो एक टेक्निक है, ठीक है, टेक्निकल प्रोसेस है, सॉरी टेक्निकल प्रोसेस है ये। जो कन्वेंशनल है वो टेक्निकल प्रोसेस है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है, एक डेवलपमेंट की सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। ये लाइन ये डिफरेंस है। चेंज जल्दी से इजीली पॉसिबल होता है। देखो किसी जो टेक्निक होता है, हम टेक्निक मतलब इन द सेंस मान लो कोडिंग फेज हो गया, टेस्टिंग फेज होगा, उसमें चेंजिंग इजीली हो सकता है, लेकिन चेंज ओल्ड डिजाइनिंग कंपेरिजन में डिफिकल्ट होता है। हम क्या करते हैं, अगर सॉफ्टवेयर लेते तो उसमें जो पुराना डिजाइन है उसमें चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, समझे। फिर प्रोजेक्ट ट्रैक एंड कंट्रोल इजी रहेगा, इसमें प्रोजेक्ट को इजीली वे में ट्रैक और कंट्रोल कर सकेंगे। इसमें ट्रैक और करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कम होता है, लेकिन इसमें देखो ये तो केवल टीम का ही काम होता है। कन्वेंशनल मतलब टेक्निकल प्रोसेस जो होता है टीम संभालती है, उसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, अगर नॉलेज नहीं है तो आता ही नहीं। लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा होता है, भाई वो वर्क करता है, चेक करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियर की ज़रूरत होती है यहाँ पे। टेक्निकल वर्क में आपको पता है बहुत सारे इंजीनियर की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे भाई देखो इंजीनियर भी काफ़ी होते हैं इसमें, मतलब इंजीनियर बहुत हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यूज़र भी चला सकता है सॉफ्टवेयर को। फिर ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है, ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है। मतलब सॉफ्टवेयर समझा, कोई सॉफ्टवेयर अगर है हमारे पास तो कितना उस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट थोड़ी कर पाओगे, सॉफ्टवेयर पर छोटा ही काम कर सकते हो, छोटे छोटे चीज़ें, ठीक है। और जबकि एक कन्वेंशनल प्रोसेस क्या होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस को डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है, समझे, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। तो सीधा समझो कन्वेंशनल मतलब टेक्निकल, और ये क्या है सिस्टमेटिक, कि मतलब एक वे है कि इसी सिस्टम से जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है ये समझो, फिर हमारा लगभग ये यूनिट खत्म होने वाला है। तो देखो सिमिलरिटीज बिटवीन कन्वेंशनल, इन दोनों में सिस्टम मतलब वो क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, दोनों जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ठीक है। इसमें दोनों में डिजाइनिंग फेज होगा जरूर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी प्रॉपर होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट तो एकदम फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन इन दोनों में मतलब कॉमन होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ से मेन टॉपिक, जो हमारा अलग अलग टाइप के मॉडल हैं जो सॉफ्टवेयर मतलब जो हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। और देखो इसमें सबसे पहला मॉडल है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ये सॉरी ये इट इज़ बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ये बेसिक क्या है, एचडीएलसी पढ़ा था ना, वही है सेम। देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यहाँ पे फिजिबिलिटी लिखना हो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
सॉरी, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो मतलब ये सारे स्टेप्स हैं जो आपने ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़ रखे थे, ठीक है। वेरी सिंपल बट स्ट्रिक्ट। ये क्या है, बहुत इजी में बन जाता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट वे फॉलो करता है। पहले रिक्वायरमेंट होगा तभी डिजाइनिंग होगा, मतलब एक कंप्लीट करोगे तब अगले फेज पे जाओगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि तुम मान लो डिजाइनिंग को उड़ गए, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दिस मॉडल वॉज वेरी पॉपुलर फॉर स्मॉल। ये जो मॉडल था वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा था, बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि भाई स्ट्रिक्ट वे फॉलो करता है। बड़े प्रोजेक्ट में भाई कोई बग वगैरह आ गया तो देखो, इजी इसका एडवांटेज समझो, इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, नो ओवरलैपिंग बिटवीन फेजेस। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता था फेजेस के बीच में, और इजी टू अंडरस्टैंड होता था, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबल एंड और इजी टू मेंटेन, लेस फ्लेक्सिबल एंड नॉट होगा यहाँ पर, नॉट इजी टू मेंटेन, ठीक है। तो देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो भी यूजर का रिक्वायरमेंट वो गैदर करेंगे। डिजाइनिंग में, डिजाइनिंग हम बनाएंगे कि भाई जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लेआउट डाटाबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का लेआउट बनाएंगे। कोडिंग में राइट द कोड एंड बिल्ड द सिस्टम में क्या करेंगे, जो भी हमारा डिजाइन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करेंगे और फिर सिस्टम बना देंगे, ठीक है। फिर टेस्टिंग में जो भी कोड किया हो उसमें बग और एरर को फिक्स करेंगे। डिप्लॉयमेंट में डिलीवर द सिस्टम टू द क्लाइंट, जो हमारा सिस्टम बन गया उसको क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। फिर आता है मेंटेनेंस, मेंटेन द सिस्टम, फिक्स एरर, मतलब क्या करें, सिस्टम को मेंटेन करेंगे, एरर जो है उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है प्रोटोटाइप। नाम से समझो, देखो वाटरफॉल मॉडल में समझो कि एक झरने की तरह, वाटरफॉल मतलब एक झरने की तरह गिरे जा रहा है, ठीक है। इसमें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, जब एक बार आगे नीचे तो वापस नहीं जा सकते, ठीक है। फिर प्रोटोटाइप में समझो क्या है, प्रोटोटाइप में मतलब किसी चीज़ के लिए हम एक मतलब समझो कोई बहुत बड़ा चीज़ है उसके लिए एक छोटा सा चीज़ बनाना है। जैसे मान लो कोई आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर उसे मतलब घर बनाना होगा तो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, वो एक छोटा सा वो क्या बोलते हैं, एक पहले वो बनाएगा, घर का मैप बनाएगा, नक्शा बनाएगा कि यहाँ पे इतने रूम होंगे, यहाँ पे ये किचन होगा, यहाँ पे बालकनी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसे पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं और दिखाते हैं क्लाइंट को कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। ये प्रोटोटाइप बेसिकली वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम। ये क्या होता है, एक वर्किंग मॉडल होगा सिस्टम का। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट बेटर। ये क्या करता है, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उसको समझने में बहुत मतलब आसान। अब समझो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम जो भी क्लाइंट होगा उसका रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर क्विक डिजाइनिंग, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसका छोटा सा तुरंत डिजाइन बनाएंगे, फिर बिल्ड प्रोटोटाइप, वो डिजाइन बनाना उसके लिए हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। फिर क्या होगा, ये इधर एरो होगा, ये गलत है, ठीक है, ऐसा इसको हटा देना। फिर क्या होगा, ये एरो ऐसा है, ठीक है। फिर कस्टमर इवोल्यूशन, जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है उसको हम भेजेंगे कस्टमर के पास कि सर देखिए कुछ जरूरत है चेंज करने के लिए, उसने कहा कि हाँ ये चेंज कर दो, तो रिफाइन रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसको रिफाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है, हमें बताता है कि अच्छे से जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो समझने में। यूजर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम अर्ली स्टेज। इसमें क्या होता है, जो यूजर का इन्वॉल्वमेंट है वो शुरुआती स्टेज से ही होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस ही, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो हमने अभी प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा तीसरा मॉडल है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो अब नाम से समझो, आइटरेटिव मतलब क्या करना, बार बार चलना, बार बार चलते रहना, ठीक है। तो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में बेसिक क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा जो डायग्राम है ना ये गलत है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक सेकंड, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे एक होगा फीडबैक, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, मतलब आप लोग लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। मैं एफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फीडबैक होगा जो इससे कनेक्टेड होगा, इन सब से, ये जैसे जा रहे हैं इन सब से क्या होगा, एक फीडबैक पाथ कनेक्टेड होगा, बाकी सारे एरो हैं, ठीक है। तो सुनो, इट इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वाटरफॉल। ये वाटरफॉल मॉडल का जो है मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। ईच फेज इज रिपीटेड आइटरेटेड इन इट इज़ परफेक्ट। देखो, टिल इट्स परफेक्ट क्या होता है, इसमें हमारा जो भी मतलब, एक सेकेंड यार ये थोड़ा सा लैग करने लगा। देखो इसमें क्या करते हैं, हम बार बार कस्टमर को इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, ठीक है, और बार बार एक ही चीज़ पर आइटरेट करते हैं जब तक वो सही से बन ना पाए, जब तक वो परफेक्ट ना। देखो जैसे मान लो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है ना, तो ये ऊपर नीचे दोनों साइड एरो होगा, आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम सही से बना नहीं है, ये ऊपर नीचे दोनों साइड एरो कर लेना, ठीक है। तो इसमें समझो क्या होगा, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम क्या करते हैं, जो यूजर का रिक्वायरमेंट है तो इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाएंगे, बनाने के बाद क्या करेंगे ना, फीडबैक के लिए फिर से यूजर के पास भेजेंगे, ठीक है, कि कुछ छूटा तो नहीं है प्रोजेक्ट में। अगर यूजर ने कहा कि नहीं छूटा है, तब हमें वापस वो लेना है, और फिर हम अगले डिजाइनिंग फेज पे जाएंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे, फिर फीडबैक के लिए भेजेंगे कि सर हमारा डिजाइन है सही है ना आपके अकॉर्डिंग। उसने जब कहा कि हाँ ये चीज़ें सही है तो ठीक है, फिर कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद
हम क्या करेंगे, यूज़र के पास भेजेंगे कि सर ये मैंने देखो, आप मतलब जो प्रोजेक्ट है रन करके मैंने सही कोडिंग किया है कि नहीं, मतलब सही चीज़ें हैं नहीं। उसने कहा कि नहीं सर, आपने जो लॉगिन पेज बनाया है वो तीसरे पे होना चाहिए, चाहे जो आप नाम लिखे हो गलत है उसको सही कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिव्यू होने के लिए वापस तुम पे आएंगे। तुम क्या करोगे, फिर तुम उसका मतलब उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग काम करोगे और फिर भेजोगे उसके पास कि सर जो था मैंने सही कर दिया। उसने कहा कि हाँ। फिर जब उसने हाँ कहा तो तुम टेस्टिंग फेज पे जाओगे और जो भी बग वगैरह थे उसको फिक्स करोगे, फिर भेजोगे कि सर इसमें चेक कर लो कोई बग नहीं है ना। वो कहेगा कि नहीं नहीं है, या मतलब यदि अगर उसमें कोई बग मिल जाता है तो वो कहेगा कि इसको फिक्स करो। तुम उसको फिक्स करके फिर भेजोगे उसके पास, दोबारा जाएगा टेस्टिंग पेज में। जब दोबारा जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से तुम उसको इवॉल्व करोगे कि भाई अब सही है ना, तो सारा सब कुछ सही होने के बाद फिर भेजोगे एक बार उसके पास कि अब जब वो जब तक देखो, जब तक फीडबैक के लिए जब तक यूजर हाँ ना बोल दे, समझे, जब तक वो हाँ ना बोल दे तब तक तुम नेक्स्ट फेज पे नहीं मतलब मूव कर सकती। ये होता है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का। फिर आता है जैसे ही उसने हाँ बोला डिप्लॉय करने का, तो तुम डिप्लॉय कर दो, यूजर को दे दोगे कि सर ये आपका प्रोजेक्ट जो है रेडी हो गया, या डिप्लॉय कर दीजिए, ठीक है। फिर वो क्या करता है मेंटेनेंस के लिए भी क्या करेगा, तुम मेंटेन करोगे कि मतलब वो बताएगा कि ये चीज़ें गलत है, इसको मेंटेन करो। सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने के बाद तुम वो चीज़ें मेंटेन करो। देखो, मोर फ्लेक्सिबल देन ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल या क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था उससे, लेकिन स्टिल नॉट फ्लेक्सिबल एज मॉडर्न। मतलब इसमें समझो, नॉट फ्लेक्सिबल एज मॉडर्न मॉडल, मतलब इसमें भाई बार बार कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से बहुत टाइम लेता है ये भी, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका यूज़ नहीं करते उतना, ठीक है। फिर हम आता है स्पायरल मॉडल। ये जो है रिस्क ड्रिवन मॉडल है, ठीक है। रिस्क ड्रिवन मॉडल है। इसमें क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का, मतलब देखो ये तो पहली बात, ये फिगर ही गलत होना है, ठीक है। मैं स्पायरल का फिगर बना दे रहा हूँ इसमें, आप लोग वैसा ही फिगर बनाना। ये स्पायरल का जो इमेज है गलत जनरेट हो गया, ठीक है। एक सेकंड में इसको एडिट कर दूँ। स्पायरल मतलब आप बेसिक समझ जाओ ना कि जिलेबी जैसा यार, जैसे जिलेबी होता है ना, ऐसे गोल गोल सा, मतलब थोड़ा गलत बन रहा है लेकिन बेसिकली जिलेबी जैसा, ठीक है। ये चार मतलब चार क्वाड्रेंट में से बटा ही रहेगा, ठीक है। ये तो चार रहेगा, ये चार हिस्से में, और हर एक पार्ट का अलग अलग नाम है, ठीक है। देखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रिस्क ड्रिवन होता है, बेस्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। देखो, ये जो स्पाइरल मॉडल तब यूज़ होगा जब हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, उसके लिए। इसमें चार फेजेज होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। जो भी हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो उसको सेट करेंगे, ठीक है, कि हमारा ये प्रोजेक्ट का रिस्क एनालिसिस, हमारा जो भी प्रोजेक्ट का, एक मिनट होता है, जूम कर लें, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका मैंने गोल सेट कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। फिर रिस्क एनालिसिस, हम एनालाइज करेंगे क्या क्या रिस्क आ सकता है। डेवलपमेंट टेस्टिंग, इसमें क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और टेस्ट करेंगे। फिर आता है कस्टमर इवोल्यूशन एंड प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे। कस्टमर का उसमें फीडबैक लेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट फेज के लिए प्लान कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव कर देंगे। देखो, हैंडल्स रिस्क, इसमें क्या होता है, हम रिस्क को बहुत इफेक्टिव वे में हैंडल कर सकते हैं। सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, बड़ी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। अलाउ चेंजेस ऑन एनी फेज, हम किसी भी फेज में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लो ऑब्जेक्टिव सेटिंग था ना, ऑब्जेक्टिव सेटिंग में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा देखो कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है मैनेज के लिए, कॉस्टली होता है और रिस्क एनालिसिस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक आता है, देखो, तो हमारा अगला मॉडल था पांचवा, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। समझो, डेवलप एन इनिशियल वर्जन एंड इवॉल्व इनटू इन इट ओवर द टाइम। हम क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था ना, कि मान लो पहले बंदर था, फिर बंदर से अपने दो पैरों पर खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे करके इंसान बना। वैसे हम क्या करते हैं, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। मान लो पहले हमने सॉफ्टवेयर बनाया कि भाई ये आदमी है और ये तलवार से दूसरे आदमी को मारेगा, ठीक है, दूसरे कार्टून को मारेगा, ऐसा हमने एक गेम का सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। तो अब हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे इवॉल्व कर गया, वो करेक्टर को बाद में 3D में बदलेंगे, उसमें इफेक्ट डालेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे देखो इसका इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में जाके एक फाइनल वर्जन जो हमें उस प्रोजेक्ट का मिल जाता है, ठीक है। ये एक ओवर द टाइम पीरियड करने वाला टास्क है। तो मतलब इसमें इसका एडवांटेज देख सकते हो कि मतलब इसमें हमें जो एक परफेक्ट वर्जन आफ्टर अ सर्टेन टाइम मिल जाएगा, लेकिन डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। ये कि मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर आता है एक और समझो, एक सेकंड इसको मैं इधर लाऊं। हाँ, एक ये है आइटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल, ठीक है। डेवलप इन स्मॉल आइटरेशन, ईच आइटरेशन इनहेंस द प्रीवियस। देखो, इसमें क्या करते हैं हम, छोटे छोटे आइटरेशन, मतलब छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं और हर एक आइटरेशन के बाद जो डेवलप है बहुत अच्छा होता जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल था ना, सेम वैसा ही है, ठीक है। तो हमारा ये जो लगभग यूनिट है खत्म हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा सिंपल सा रिवीजन होगा। देखो, कंपेरिजन टेबल पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखो हमने क्या क्या पढ़ा, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल इनहेंसमेंट मॉडल और आइटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल, ठीक है। सॉरी, इवोल्यूशनरी मॉडल और आइटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल। अब समझो, वाटरफॉल मॉडल क्या था,
छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा था। प्रोटोटाइप जिसमें यूजर मतलब न्यूक्लियस प्रोजेक्ट और यूजर का इन्वॉल्वमेंट। आइटरेटिव मतलब प्रोजेक्ट के लिए बार बार जिसमें रिपीट करना पड़े, जिसमें ठीक है बार बार मतलब रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है। फिर स्पायरल में कहता है लार्ज एंड रिस्की इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नीडेड कंटिन्यूस डिलीवरी। इसमें कहता है कंटिन्यूस हमें डिलीवर करना पड़ता है एक के बाद एक वर्जन, ठीक है, ताकि अगला वाला जो वर्जन हो अच्छा बने। फिर आइटरेटिव इनहेंसमेंट व्हेन रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व मतलब हमारा क्या हो, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस समय के साथ इवॉल्व होता रहे, ठीक है। कि मान लो आज मैंने बोला कि भाई एकदम सिंपल ग्राफिक मतलब सिंपल 2D की बनाओ, फिर मैंने कुछ दिन बाद बोला भाई इसको 3D बनाओ, फिर 4D बनाओ, ऐसे करके बढ़ते रहेगा, ठीक है। कई फीचर्स आप देख ही सकते हो, लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। वाटरफॉल में सिंपल एंड एडवांटेज आप लोग खुद से पढ़ लेना, तो इसमें दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है। आइटरेटिव में ईच फेज के बाद आइटरेट करते हैं, ठीक है, और यूजर का फीडबैक लेते हैं। स्पायरल में रिस्क ड्रिवन आइटरेटिव अप्रोच है। इवोल्यूशनरी मॉडल में क्या होता है, इवॉल्व इनिशियल वर्जन ओवर द टाइम, इनिशियल वर्जन को टाइम के हिसाब से इवॉल्व करते रहते हैं। फिर आइटरेटिव इनहेंसमेंट में इनहेंस द स्मॉल आइटरेशन, जो छोटा वाला आइटरेशन है उसको टाइम के हिसाब से इवॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो हमारा की पॉइंट क्या है इसमें, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड आइटरेटिव मॉडल, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मॉडल्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट मॉडल सिलेक्शन इज इक्वल टू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी, ठीक है। हम अगर सही मॉडल को सेलेक्ट करें तो इसमें हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली डिलीवर होगा, ठीक है। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन तुमने देख लिया कि सॉफ्टवेयर से इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। कि सॉफ्टवेयर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्राइसिस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, और सिमिलरिटीज क्या क्या था, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेंशनल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो देखो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होता है, करेक्टनेस होना चाहिए, रिलेबिलिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एक अच्छे सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर आता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, हमने ये पढ़ ही लिया, ये आपका डेवलपमेंट फेज का था जो चौथा था, ठीक है। और इधर आपने हमने ये सारा जो था HDLC जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, ये सारे तो आपको पढ़नी है, ठीक है। स्पाइरल मॉडल का फिगर देखो एकदम एग्जैक्ट ये फिगर होता है, ठीक है। यहाँ पर सही से बनाओ, इससे पहले गलत था, तो आप ये फिगर बनाना, और देखो फिगर बनाने का प्रैक्टिस करना, फिगर एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर फिगर नहीं बनाते हो नंबर 100% कटेगा, ये तो COT के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमने इतने सारे टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर कर लिए, ठीक है। और नोट्स भी है, मतलब की समराइज की, देखो इसके की पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ी इसमें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलप एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर, मतलब एक सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है HDLC, जो आपको 100% पढ़ना है, छोड़ के गए भाई फंस गए, समझ जाओ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जिससे मैं आपका जो और भी अदर यूनिट है वो उसको जल्दी ही अपलोड करूँ, हो सके तो रात में यूनिट 2 आ जाएगा आज, ठीक है। और कल सुबह तक यूनिट 3, और दोपहर में यूनिट 4, और शाम तक यूनिट 5, मतलब ऐसे ही जाएगा, ठीक है। इतना टाइम लगने वाला है, मतलब कल शाम तक आपका यूनिट 5 आ जाएगा। आप मतलब चैनल से आप एकदम मतलब ऐसे सब्सक्राइब करके रखो, और 100% देखो, मैं 100% चैनल से आप मतलब जुड़ के रहो, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो। मैं कल हो सके मतलब कल दिन में ही पॉसिबिलिटी होगी, मैं ना एक आपको प्रॉपर इसका बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और क्या क्या पढ़ के जाने हैं। इस यूनिट का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिट 1 का जो है इंट्रोडक्शन फेज पढ़ लेना, जो भी नॉर्मल जितने पढ़े थे सारे, ठीक है। क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस 2 नंबर के लिए सबसे फिक्स है। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आप नॉर्मल देखिए हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसका इंपॉर्टेंट था, एक ही क्वेश्चन आता है इधर से, इसी मतलब इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 7 नंबर का इस टॉपिक से आएगा, ठीक है, आता है। तो इसका 7 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी होगी तो 2 नंबर का इधर से पूछेगा। लेकिन अब देखो डेवलपमेंट फेज, देखो अब यहाँ से क्या होगा ना, तुम्हें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 14 नंबर, टोटल 21 नंबर का आता है। एक यूनिट से 3 क्वेश्चन पूछते हैं 7-7 नंबर वाले। तो देखो एक हो गया वाटरफॉल मॉडल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था स्पायरल मॉडल हो गया, ठीक है। और आपका वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि अगर बाई चांस देखो अगर क्या करता है HDLC पूछता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूछता है, तो वाटरफॉल मॉडल सेम ही होगा, तो वाटरफॉल मॉडल पूछेगा नहीं, तब आइटरेटिव पूछ लेगा, आइटरेटिव मॉडल, आइटरेटिव आइटरेटिव करो उसी से इनहेंसमेंट हटा दो अभी, ठीक है। आइटरेटिव मॉडल पूछ लेगा, नहीं तो प्रोटोटाइप, ठीक है, इन दोनों में से पूछेगा। लेकिन देखो मॉडल जो है 100% पढ़ गया ना, इसमें से कुछ कोई गेस नहीं कर सकता है भाई ये आएगा नहीं। जितने मैंने 5-6 पढ़ाए सारे मॉडल्स पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स आपको वही टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और एकदम हैंड रिटन नोट्स आपको पता ही है। और जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया यूनिट 1 का। अब यूनिट 2 को हम अभी एक थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करते रहो, जो भी आपको समझ में ना आए मैं उसको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और थैंक यू।